हेलो। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम प्रियम्बल को देखने और पढ़ने वाले हैं, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। ये रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एक इंग्लिश में दिया गया है और एक हिंदी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रियम्बल होता क्या है। व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज ए इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोड्यूसिंग कराए कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, कैसा उसका स्वरूप है, उसके बारे में एक छोटा सा जो डिटेल दे रहा है वो प्रियम्बल है, वही प्रस्तावना है। जैसे जब हम कहीं जाते हैं, किसी की इंट्रोड्यूसिंग कराते हैं और उसका परिचय देते हैं, तो सेम उसी प्रकार जो संविधान का परिचय देता है वही प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। तो अब आता है, द प्रियम्बल वाज प्रेजेंटेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 अगस्त 1946। जो प्रस्तावना है सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रेजेंट किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को हमारा प्रियम्बल अपना लिया गया था। अब एक और इसका खासियत है, अकॉर्डिंग टू एन पालकीवाला प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एन पालकीवाला एक बहुत बड़े विधि शास्त्र थे, तो उनके आधार पे ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का परिचय पत्र माना गया है इसे। एंड द प्रियम्बल इज कॉल्ड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा गया है। 3 वर्ड हैज बीन अमेंडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो हमारा प्रस्तावना है उसमें 3 ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पहला है सोशलिस्ट, यानी कि समाजवादी। दूसरा है सेक्युलर, पंथनिरपेक्ष। तीसरा है इंटीग्रिटी, जिसका अर्थ होता है अखंडता। ये 3 ऐसे शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम देखने वाले हैं प्रस्तावना के कुछ प्रमुख वर्ड, यानी कि मेन वर्ड देखते हैं जिसके लिए हम प्रस्तावना पढ़ने वाले हैं। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, द ओरिजिन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंटायर पीपुल ऑफ इंडिया। यानी कि इस पद के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान का मूल स्रोत भारत की संपूर्ण जनता है। इंटायर पीपुल ऑफ इंडिया, संपूर्ण जनता है। नेक्स्ट इज सॉवरेन, यानी कि प्रभुत्व संपन्न। इंडिया इज नाइदर डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इस शब्द का अर्थ है कि भारतीय, यानी कि भारत आंतरिक या बाहरी रूप से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यानी कि भारत अपनी विदेश नीति के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अमेरिका इंग्लैंड कोई आदेश पारित करता है कि ऐसे करो वैसे करो तो भारत उसी तरह करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत स्वतंत्र है, हर एक अपने नियम फैसले अपने हिसाब से लेने के लिए। Now next is secular, पंथनिरपेक्ष। State have no any religion and it give the equal respect, protection and support from the state. Secular word is added by 42nd Constitutional Amendment 1976। जो हमारा राज्य है उसका यह कर्तव्य बनता है कि वे सभी धर्मों का पालन करें। और इसमें एक बात और कहा गया है, स्टेट हैव नो एनी रिलीजन, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। यानी कि देश का कोई अपना एक व्यक्तिगत या निजी धर्म नहीं है, या चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे इस्लाम हो, कोई भी धर्म भारत का अपना व्यक्तिगत नहीं है। वह सभी धर्मों का पालन करेगा, उसके लिए सभी धर्म एक बराबर हैं। और इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।
अगला डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रात्मक। नेशन इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द पीपुल नॉर बाय एनी इंडिविजुअल और एम्पायर। भारत की सत्ता भारत के लोगों के अधीन है, न कि किसी व्यक्तिगत शासन के हाथों में। एक चीज़ और है, डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें सीधे जनता अपने द्वारा चुनती है। जैसे हमारे देश में एमपी हुए, एमएलए हुए, इन्हें हम डायरेक्ट चुनते हैं, तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होता है जिसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति हुआ, उन्हें हम नहीं चुनते हैं, वह भले ही चुना गया हो, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनको चुनते हैं। ये होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला वर्ड होता है रिपब्लिक, गणराज्य। स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड बाय द पीपुल फॉर ए 5 ईयर। रिप्रेजेंटेटिव कैन बी इलेक्टेड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। यह भारत की सत्तात्मक प्रकृति को दर्शाता है। जो रिपब्लिक वर्ड है प्रियम्बल में, ये शब्द भारत के सत्तात्मक प्रकृति को दर्शाता है, जिसके अनुसार भारत के सबसे बड़े पद का चुनाव जनता द्वारा निर्वाचन किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति हुए यानी कि प्रेसिडेंट, इनका भी चुनाव किया जाता है, भले वो अप्रत्यक्ष रूप से किया गया हो, लेकिन इनका चुनाव किया जाता है। जस्टिस, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी दैट इज प्रोमिस्ड थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य का यह दायित्व बनता है कि वे सभी नागरिक उसके मूल अधिकार के आधार पर उसे न्याय दें। ये राज्य का दायित्व बनता है। और क्या आपको पता है कि न्याय भी 3 प्रकार के होते हैं? आपने कभी ध्यान दिया होगा या नहीं भी दिया होगा, ये प्रस्तावना में लिखा भी है। 3 प्रकार का न्याय है। एक है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जब आप प्रियम्बल खोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पे दिया गया, देखिए, एक यहाँ पे दिया सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक्स जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हिंदी में भी यहाँ पर दिया सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार का न्याय दिया गया, जैसा कि हमने आपको दिखा भी दिया। अब नेक्स्ट वर्ड आता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की उद्देशिका लोगों को स्वतंत्रता देती है कि लोग अपने तरह से अपनी सभी जिंदगी जिएं। और क्या आपको पता है संविधान में 5 प्रकार का स्वतंत्रता भी दिया गया है। एक है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फैथ, वर्शिप, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। अब मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर आपको ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता याद करना है तो कैसे याद करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मन में सबसे पहले कोई विचार आता है, तो विचार पहला शब्द इस तरह से तैयार कर लीजिए। जब हमारे मन में कोई विचार आएगा तभी हम उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं जाहिर कर सकते हैं। तो इसलिए जब विचार आता है तब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं। तो दूसरे नंबर पे अभिव्यक्त आ गया। जब हम कहीं अभिव्यक्त करेंगे तो ही लोग हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। भाई, जब हम किसी को कुछ बोलेंगे नहीं या कुछ बताएंगे नहीं तो लोग कैसे विश्वास करेंगे। यानी कि जहाँ हम अभिव्यक्त करते हैं, अपनी किसी भी थॉट को एक्सप्रेशन करते हैं, तो वहाँ पे विश्वास होता है। और जहाँ विश्वास होता है वहीं पे धर्म होता है, और जहाँ धर्म होता है वहीं पर उपासना होता है। तो इस तरीके से ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं याद किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, समानता। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन एवरी पर्सन विल बी इक्वल।
अब देखिए, राज्य का ये दायित्व बनता है, वे चाहे स्पेशल पर्सन हो, स्पेशल पर्सन, और चाहे एक लोकल पर्सन हो, लोकल पर्सन, इन दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन दोनों को एक बराबरी का समानता दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति स्पेशल है, मान लीजिए कोई बड़े उद्यमी है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मुकेश अंबानी हुए, तो उनके लिए भी वही नियम कानून बने रहेंगे जो हमारे आपके लिए या गरीबों के लिए बना रहेगा। यानी कि एक ही कानून सभी के ऊपर लागू होगा। समाज में किसी को छोटा या बड़ा उसके आधार पे उसको न्याय या समानता नहीं किया जाएगा, सबको बराबरी समानता दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, जिस समानता ये भी दो प्रकार का होता है। वन, फर्स्ट इज स्टेटस एंड सेकंड इज अपॉर्चुनिटी। एक पद प्रतिष्ठा का होता है और एक अवसर का होता है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी, बंधुता, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विथ द कंट्री एंड द पीपुल। भाई देश में इतनी जनसंख्या है तो हमारा जो कानून है वो कहता है कि हमें आपसी में भाईचारा और मिलजुल कर रहना है, हमें कोई हिंसा नहीं करना है, हमें कोई भेदभाव नहीं रखना है, हमें कोई अलगाववाद विचारधारा पर नहीं रहना है। तो ये हो गया फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता। अब एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पढ़ना जरूरी भी है। इसके बिना अगर ये नहीं पढ़ा जा सकता तो संविधान में समझिए कुछ नहीं पढ़ा है। वो ये है कि इज द प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो इस बात को समझने के लिए हम दो केस लेते हैं। पहला है बेरुबारी केस, दूसरा है केशवानंद भारती केस। इन दो केस के माध्यम से हम ये समझते हैं कि क्या संविधान का अंग प्रस्तावना होता है। चलिए तो हम आते हैं बेरुबारी केस पे। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो केस है यह हर एक एग्जाम में पूछता है, चाहे आपका LLB की परीक्षा हो, चाहे आपकी कोई कंपटीशन की परीक्षा हो जैसे SSC, बैंक, रेलवे वगैरह कुछ भी हो, चाहे आपकी जुडिशरी कोई एंट्रेंस या कंपटीशन एग्जाम हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया, यह निर्देश दिया कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना। लेकिन उसी के बाद भारतीय संविधान में एक और केस आता है, केशवानंद भारती केस 1973। इन दिस केस इट वाज सेड दैट द प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बिकॉज द प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इफ एनी बेसिक structure is found in the preamble then the basic structure will be not amended। इसमें क्या होता है, केशवानंद भारती केस में इस बेरुबारी केस के फैसले को पलट देता है और अपना एक नया फैसला देता है और कहता है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है। बेरुबारी में अंग नहीं माना था लेकिन इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया जाता है, भाग मान लिया जाता है और यह फैसला सुनाता है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और साथ में कहा, इफ एनी बेसिक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द प्रियम्बल देन द बेसिक स्ट्रक्चर विल नॉट बी अमेंडेड। यानी कि प्रस्तावना में अगर कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उसका संशोधन नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठा कि ये मूल ढांचा मतलब क्या है मूल ढांचा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब देता है कि जब जब ऐसे कंडीशन आएगा तो सुप्रीम कोर्ट यह डिफाइन करते रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचा क्या है। वैसे इस दोनों केस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।